हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे स्पेशल एपिसोड जिसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस समय करंट सिचुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट क्यों गिर रही है। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्या आपको अपने होल्डिंग्स को बेच देना चाहिए या फिर इट इज गुड टाइम फॉर यू पीपल टू स्टार्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टिंग इन दिस मार्केट। सो गाइज, इन सभी चीज़ों को हम लोग विद रीज़न समझने की कोशिश करेंगे और ये मेरा वादा है आपसे कि इस पूरी वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं कि दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं दूंगा, बट येस, मैं आपको इतना सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप अपना डिसीजन खुद से ले सकें कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, राइट। सो गाइस, सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट गिरती क्यों है, राइट, एंड व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। फिर हम बाद में समझेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है तो हमारा वहां पे एक्शन क्या हो सकता है। सो गाइस, पहले जनरल बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरती है। कॉन्टिन्यूसली अगर स्टॉक मार्केट गिर रही है तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे पहला जो रीजन हो सकता है स्टॉक मार्केट के गिरने का, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। अब यहां पे सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या होता है। सी, जब भी हमें ऐसा लगता है कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, तो जब इस तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं तो ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और इन सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से याद रखना, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और ऐसे में लोगों का विश्वास आपकी इकोनॉमी पे उठना स्टार्ट हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट सेलिंग, और जिसकी वजह से यहां पर एक सेलिंग प्रेशर बन जाता है और मार्केट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। दूसरा रीजन क्या होता है, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, एक चीज समझनी पड़ेगी कि यू आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस ऑफ द कंपनीज। और अगर जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या दिस कुड बी द सेकेंड रीजन दैट व्हाई मार्केट्स आर फॉलिंग डाउन। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है वो होता है कि जब मार्केट अपने पीक पे होती है और अगर पीक से गिरना स्टार्ट कर देती है, तो इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग का भी साइन हो सकता है। तीन मेजर रीजंस आपके सामने हैं। पहला, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स। एक, कॉर्पोरेट इश्यूज जिसको हम अनसिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि अगर मार्केट गिरावट अपने हाई से ले रही है तो इसका मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। मेरे लिए जो पहले दो फैक्टर्स हैं, लाइक सिस्टमैटिक रिस्क, जहां पर इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ये थोड़ा बड़ा मैटर हो जाता है, ठीक है। एंड फॉर द टाइम बीइंग मुझे नहीं लगता कि इंडिया में दिस कुड बी द रीजन वेयर योर स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग डाउन। हम इस रीजन को तो यहां से एक्सक्लूड कर सकते हैं। द सेकेंड रीजन इज कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यस, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो बट उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो जो जो परफॉर्म नहीं करेगा उसका गिरना चाहिए, लेकिन यहां पे तो सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। प्रोबेबली दैट इज नॉट द मेन रीजन। नाउ हेयर कम्स द थर्ड रीजन, दैट इज प्रॉफिट बुकिंग। गाइस, क्योंकि हमारी मार्केट ने गिरावट कब लिया, जब वो हाई पे थी। तो जब मार्केट हाई पे आ जाती है और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है तो यस, मार्केट के अंदर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोबेबली दिस कुड बी द रीजन। और अगर रिसेंटली मैं एक स्पीच देख रहा था बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी यही कहा कि एफआईआईज अपना बहुत अच्छा रिटर्न इंडिया से कमा चुके हैं। नाउ इट इज अ टाइम फॉर देम टू बुक देयर प्रॉफिट्स एंड मे बी प्रोबेबली इसलिए एफआईआईज जो हैं वो अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं, जिससे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो चुका है और मार्केट जो है वो
गिरती चली जा रही है। सो सर अगर तो दिस इज ओनली द रीजन, सो ट्रस्ट मी ये रीजन कहीं पर भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। वाई? बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोच के देखिए कि जब आप कोई चीज खरीदते हो विद एन इंटेंट टू मेक मनी, और जब वो पैसा आ चुका है तो आप उस पैसे को कमाने के लिए क्या प्रॉफिट बुकिंग करोगे? यस और नो? यस। सो आजकल आप हर जगह देखोगे तो एक नारा, वन स्लोगन इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर, दैट सेल इंडिया बाय चाइना। मतलब इंडिया से बेचकर पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स चाइना। सी, पहली बात तो यहां पर भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट की वजह यह है कि लोगों का ट्रस्ट इंडिया से हटकर चाइना पे चला गया है, या फिर इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड था और चाइना की मार्केट जो थी वो अंडर वैल्यूड थी। एंड दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, जहां पर डेफिनेटली हमारा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि आपको सेल करना है जहां पर आपको हाई दिखे और बाय करना है जहां पर आपको सस्ता दिखे। सो मेरे लिए प्रोबेबली दिस कुड बी द रीजन जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इट इज समवेयर, एक आर्बिट्रेज चल रहा है जहां पर दे आर बाइंग एट द प्राइस हाई एंड दे आर selling where the prices are high and they are buying where the prices are low. सो एक चीज कंफर्म है, द मोमेंट दिस इक्विलिब्रियम विल बी रीअटेन्ड, यानी कि जब तक हमारी जो वैल्यूएशन है जो कि ओवर वैल्यूएशन थी, नो डाउट अबाउट इट, तो थोड़ा सा जब वो एक अपनी करेक्ट वैल्यूएशन की ओर आएंगी तो डेफिनेटली एफआईआईज को वापस आना पड़ेगा, बिकॉज जिस मार्केट ने उनको इतना बड़ा रिटर्न दिया उस मार्केट को छोड़कर जाना तो उनके लिए भी मूर्खता होगी, राइट? सो मेरे लिए फिलहाल दिस कुड बी प्रोबेबल वन रीजन दैट व्हाई एफआईआईज आर मूविंग फ्रॉम हेयर। मैं बार बार बोल रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ प्योर एजुकेशनल वीडियो, दिस इज माई ओपिनियन। आप लोग इस पर और रिसर्च कर सकते हो, यू कैन फाइंड मोर फैक्ट्स एंड डू कमेंट कि अगर आपको लगता है देयर कुड बी मोर रीजंस, बिकॉज आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप अपने भी कुछ व्यूज डालो, बिकॉज द पर्पस इज that we want to spread education and we want to eliminate panic जो कि इस समय चारों तरफ हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी कि अ पर्सन गॉट सुसाइड। तो मुझे लगता है कि यार ये सिचुएशन जो है ना, ये पैनिक सिचुएशन है, और इस पैनिक सिचुएशन को स्टेबलाइज करना गवर्नमेंट का भी काम है और हम लोगों का भी काम है जिनको थोड़ा सा नॉलेज है। अगर हम वो नॉलेज इम्पार्ट करेंगे तो शायद ये डर का माहौल खत्म हो जाएगा और आप वापस अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज करके देख सकते हो, राइट? चलिए, तो मेरे लिए यहाँ पर सबसे पहला रीज़न तो ये है। अब मैं आपको ना कुछ एक डाटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत 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 रेलेवेंट डाटा है, जो शायद आपको यहां पर और भी कुछ सिखाएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले कुछ ईयर्स में हमारा जो इंडेक्स है वो किस तरह से मूव करता है एंड किस तरह से इंडियन इकोनॉमी पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी भी वीक नहीं है जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि यार हम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये डाटा के आधार पर आपको दिखा सकता हूं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 में नो डाउट अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे कुछ मंथ्स ऐसे थे जहां पर गिरावट देखी गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ओवरऑल देखेंगे ना तो 2024 के अंदर हम लोग अभी भी 8.75% ऊपर हैं, यानी कि हम 8.75% ऊपर हैं। अगर आप देखोगे तो 2023 के अंदर हमने 19% ऊपर थे हम लोग, 2022 के अंदर हम 4% ऊपर थे, 2021 के अंदर हम 24% ऊपर थे, 2020 अगर आपको याद हो तो कोविड के अंदर मार्च में जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था 23% गिर गई थी मार्केट, 23%। बावजूद इसके 2020 के अंदर अगर आप देखोगे तो हम 14.9% प्लस पे थे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक सिस्टमैटिक रिस्क था, है ना, ये एक सिस्टमैटिक फैक्टर था, बट इंडियन मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर कर गई थी और 14.9% ऊपर जाकर बंद हुई थी। ये एक हिस्टोरिकल डाटा है जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भले ही मंथ ऑन मंथ हमने गिरावट देखी थी। आप देखो 2020 में 1.70 गिरावट,
6.36% गिरावट इन फरवरी, मार्च के अंदर 23 मंथ लगातार अगर आप देखोगे तो 32% की गिरावट देखी गई थी। दैट वॉज ड्यू टू सिस्टमैटिक फैक्टर बिकॉज ऑफ कोविड। बट दोस्तों उसके बाद आप देखो 14% की रिकवरी एक ही महीने में की गई, फिर जून के अंदर 7.5% की रिकवरी, जुलाई के अंदर 7.5% की रिकवरी, नवंबर के अंदर 11% की रिकवरी। तो आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट जब रिवाइव करने पे आती है तो एक ही महीने के अंदर 15% की रिकवरी भी करी है। ऑल्दो इस समय मार्केट के संकेत वैसे नहीं है, इतनी फास्ट रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिकवर तो करेगा ही करेगा मार्केट, बट डेफिनेटली इतनी फास्ट नहीं करेगा जो आपको यहां पर दिख रहा है। बट इट विल टेक सम टाइम फॉर रिकवरी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये 15% की रिकवरी आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगी। बट येस, यहां पर हम एक व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट अगर गिरा है तो वो रिकवर भी हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर, आप देख सकते हो यहां पे कुछ ईयर्स ऐसे थे जिसमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखी गई थी, एंड दैट वाज इन 2008 जहां पे लीमन ब्रदर्स का केस था, अगर आपको याद हो। तो दैट वाज द वन ईयर विच वाज द वर्स्ट ईयर, है ना, जिसके अंदर गिरावट आई थी 51.79% की गिरावट थी। बट ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी थी, यहां पर डिप्रेशन में आ चुका था, यूएस इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। सो देयर वर लॉट्स ऑफ रीजंस that why this was all done in the March in the year 2008. So guys, आपके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डाटा को समझना कि एवरी टाइम अगर मान के चलो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल को अगर हम कैरी कर लेते हैं तो मार्केट में आप देखो 12%, 14.5%, 24%, 4%, 19%, 8%, अगर हर साल मार्केट ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही थी तो दोस्तों कहीं तो एक पॉइंट आएगा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड मार्केट वहां से एक रिवर्स लेगी। सो प्रोबेबली मेरे लिए फिलहाल ये रीजन ज्यादा सॉलिड है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही हैं। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि ये आर्बिट्रेज कब तक चलेगा, यानी कि कब तक एफआईआईज को ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो स्टिल ओवर वैल्यूड है। इसीलिए अगर आपको मालूम हो तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों ने बहुत बार ये डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट करते समय आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी उन स्टॉक्स, उन फैंसी स्टॉक्स की और कभी भी अट्रैक्ट मत हो जिनकी प्राइस अर्निंग बहुत हाई होती है। क्योंकि अगर प्राइस अर्निंग बहुत हाई होती है तो वो स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड होते हैं, और जब जब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं ना तो ऐसी सिचुएशन में उन स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड यील्ड, पीबी रेशो, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, राइट। चलिए अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि एफआईआईज का अगर हम डाटा देखते हैं तो एफआईआईज ने किस तरीके से अभी तक रिएक्ट करा। तो अगर आप देखोगे ना तो लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो अक्टूबर के अंदर एफआईआईज जो थे, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने करीब करीब नेट अगर आप देखोगे ना तो इतना माल बेचा है। हालांकि डीआईआईज जो है, डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑल्दो पूरी कोशिश करी उस मार्केट को संभालने की, और आप देख सकते हो कि उन्होंने यहां पर बाइंग दिखाई है। एफआईआईज ने फिर बेचा, डीआईआईज ने बाय करा, एफआईआईज ने बेचा, डीआईआई ने बाय करा, एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने बाय करा, एफआईआई ने बेचा, डीआईआई ने बाय करा। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि जब जब एफआईआई सेल करते हैं उस मार्केट को सपोर्ट देने के लिए डीआईआई जो है यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहां पर बाइंग दिखाते हैं, सो दैट मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ना गिरे। और डीआईआईज के पास पैसा कहां से आ रहा है सर? डीआईआईज के पास पैसा आपके थ्रू आता है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी स्कीम्स। तो ये जितने भी पैसा आप लोग लगा रहे हो अलग अलग पेंशन फंड स्कीम्स के अंदर, तो वो सारा पैसा जो डीआईआईज है वो स्टॉक मार्केट में लगाकर क्या इस मार्केट को सेव करने की कोशिश करती है, राइट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है बाय एफआईआईज फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। ऑल्दो इसको काफी हद तक सपोर्ट दिया गया है बाय डीआईआईज। तो अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि जब तक ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रहेगी, यानी कि जब तक
देयर इज स्टिल चांस कि उनको ये ओवर वैल्यूड लगेगा, तो इसमें और ज़्यादा थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल कर जाएगा, बट येस, यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग हो चुकी है, तो आप देखोगे विद इन मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल थोड़ा सा यहाँ पे एक अप ट्रेंड आना चाहिए, और वहाँ से हो सकता है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ अगेन, एकदम से बुल ट्रेंड अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मार्केट जो है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी, इसीलिए यहां पर एक करेक्शन फेज चल रहा है, राइट। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे क्या उन्हें अपनी होल्डिंग्स को बेचकर निकल जाना चाहिए और यहां से एग्जिट ले लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन ऑलरेडी इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स होने चाहिए थे। तो जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स हमारे सामने होते हैं कि हम इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, और हम एक एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिनका गोल टाइम फ्रेम बड़ा है, 10 साल, 15 साल, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के लिए ये एक पैनिक सिचुएशन है। ठीक है, क्यों पैनिक सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मैंने कहा डाटा के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा आपको, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जिट करना चाहिए तो आपको श्योरली एग्जिट कर लेना चाहिए। बट अगर हम डाटा को देखते हैं तो यहां पर अगर आपका टाइम जोन बड़ा है और अगर आप एसआईपी के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई स्टिल फाइंड कि इसके अंदर अभी इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि सर अगर हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो हमारे क्या तरीके होने चाहिए, तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी मार्केट में पेस स्लो डाउन हो जाता है, वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, तो मार्केट एकदम से बहुत अच्छे से रिकवर नहीं करता है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट के अंदर वो जो स्टॉक आपने खरीदा होगा वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, हो सकता है वो 10-15% और गिर जाए, या हो सकता है वो 2-3% ऊपर आ जाए। तो ऐसे में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो शॉर्ट टर्म गोल वाले लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है। अगर आपका गोल अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल है, तो यस, इट इज गुड टाइम फॉर वी पीपल टू एंटर, बट उसमें भी आपको कुछ ध्यान रखना होगा। वो क्या, कि आपको अपने फैंसी स्टॉक्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स का बीटा फैक्टर कम है। जितना उसमें वोलेटिलिटी कम होगी, पहली बात, वो आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला स्टॉक इस समय अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ, वो कैसे चेक किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो, विद द हेल्प ऑफ पीबी रेशो। एंड तीसरा, ऐसी सिचुएशन में ना, मेरे लिए वो स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा होता है। वाई? बिकॉज सपोज करो कि मेरे पास 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और अगर मान लो मैंने 50,000 रुपये एफडी कराया तो वहां से मुझे 6% का रिटर्न आ रहा है, और ऐसा कोई भी स्टॉक जिसका डिविडेंड यील्ड पास्ट कुछ ईयर्स में अगर 5-6% है, तो गाइज उसमें क्या होता है ना, कि मुझे लगता है कि ठीक है, मैं एफडी के बराबर तो रिटर्न ले ही रहा हूं, और ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर क्या वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। सो गाइज, इस सिचुएशन के अंदर आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। बट मेरा एक चीज कंफर्म है कि पैनिक सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज जितना आप पैनिक करोगे उतना आप गलत डिसीजन लोगे। और वॉरेन बफे जी का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कोट है, वो कोट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि ना, यू शुड बाय व्हेन एवरीबॉडी सेल्स एंड यू शुड सेल व्हेन एवरीबॉडी बाय। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है फॉर स्टॉक मार्केट, कि बाय तब करो जब हर आदमी बेच रहा हो, क्योंकि जब हर आदमी बेच रहा होता है, त्राई त्राई मची होती है, तो स्टॉक्स बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली में एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है, और उस समय ना कोई भी पर्सन एंटर करते समय ना बहुत डर लगता है, and वो स्वाभाविक है, इट इज वेरी नेचुरल, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बाय करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, अंदर से आवाज नहीं आती कि यार कहीं और गिर गया तो। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग।
बट एक्चुअली में यही होता है कि पैसा बनेगा तभी जब हम सस्ता खरीदेंगे, और सस्ता तभी होगा जब मार्केट में पैनिक होता है। सो यहाँ पर ऐसा डिसीजन आपको लेने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। पहली बात कि आपके पास वो पैसा फॉर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो एक्चुअल में आपके पास फ्री मनी हो। डेट वेट बोरो नहीं करना। स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकर से एमटीएफ फैसिलिटीज मत लीजिएगा। कुछ लोग एमटीएफ फैसिलिटीज के थ्रू हैवी हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो फंस जाएंगे। डेट नहीं लेना। फ्री मनी चेक करो आपके पास कितना है, 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है। सिर्फ वही वाला पैसा आपको इस मार्केट के अंदर डालना चाहिए, विद एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ डालना चाहिए। स्टॉक फैंसी स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, वो स्टॉक्स होने चाहिए जो कि कम वॉलाटाइल हो, जिनके अंदर डिविडेंड यील्ड अच्छा हो, जो अंडर वैल्यूड हो, जिनका पीबी रेशियो बहुत कम हो। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि इस मार्केट के अंदर शायद आप एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हो। बट अगेन बहुत संभल के करना पड़ता है। रीजन बीइंग, अगर मान लीजिए कि मेरा टारगेट है टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ 1 लाख रुपीज, तो नेवर पुट योर एंटायर 1 लाख रुपीज एट वंस इन सच टाइप ऑफ मार्केट, बिकॉज मे बी ये मार्केट आपको और अपॉर्चुनिटी दे सकता है। जैसे जैसे ये गिरेगा तो आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालकर क्या और सस्ते में भी बाय अप कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, लेट्स से मेरा टारगेट था टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर 1 लाख रुपीज, तो मैं पहले उसकी एक इंस्टॉलमेंट यानी कि 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। 90,000 में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा करेक्शन और आएगा तो मैं 10,000 और डालूंगा। तो दिस इज द वे ऑफ पुटिंग योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और इस तरीके से आप एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, अपने आप को पहले एजुकेट करें। बिकॉज आज मार्केट के अंदर एक अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि पीपल आर नॉट हैविंग सच एजुकेशन रिलेटेड टू द मार्केट। बस वो इधर से डाटा देखते हैं, इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, एंड देन उसी को देखकर क्या वो अपनी एक क्रिएट कर लेते हैं कि यस हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। बट दैट इज नॉट गुड। क्या आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। आपको समझना पड़ेगा हर चीज को ब्रॉडर वे में, आपको हर चीज का इम्प्लीकेशन समझना पड़ेगा, एंड देन इन दैट वेरी केस आपके जो डिसीजंस होंगे वो ऑटोमेटिकली बहुत बेटर निकल कर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस जो हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू।